प्रदूषण को क्या कहेंगे? प्रदूषण को वायु, जल और भूमि की भौतिक, रासायनिक और या फिर जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि मानव जीवन और अन्य जानवरों के रहने की स्थिति, औद्योगिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि प्रदूषण अभी के समय में हम लोग सभी लोग समझ रहे हैं कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है वो क्या करते हैं, बहुत सारी सब्सटेंसेस को हवा में छोड़ रिलीज कर रहे हैं, और उनमें से क्या है, उनमें से कुछ ऐसी जहरीली चीज़ें भी हवा में छोड़ी जा रही है जो कि इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों और प्लांट्स, पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और इसमें सबसे कॉमन टाइप का जो एयर पॉल्यूशन होता है उसमें होता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर वो निकलते हैं जो जीवाश्म पूरी तरह से जल नहीं जाते हैं, उन्हें अनबर्न्ड फॉसिल्स कहते हैं, और उसमें से निकलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, जिसमें कि जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कोयला जो कि एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। नेचुरल जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वे पोलन पार्टिकल्स होते हैं, एस पार्टिकल्स होते हैं या फिर डस्ट होते हैं, वो उतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन पार्टिकुलेट मैटर जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पैदा करते हैं। प्रदूषण रासायनिक पदार्थों, गर्मी, प्रकाश, सौर ऊर्जा भेद करना आसान बनाने के लिए प्रदूषण को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रदूषण के 8 प्रकार। प्रदूषण के 8 तरह के होते हैं प्रदूषण। सबसे पहले तो प्रदूषण के प्रकारों के बारे में एक फंडामेंटल चीज़ बता दूं कि इन्हें अगर कैटेगराइज्ड किया जाए तो सबसे पहले प्राथमिक वायु पॉल्यूटेंट्स यानी कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, दूसरा है सेकेंडरी द्वितीयक एयर पॉल्यूटेंट्स, और तीसरा आउटडोर या तो फिर इंडोर। इनके भी संदर्भ में आप पॉल्यूटेंट्स को, प्रदूषण के प्रकारों को जान सकते हैं। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो प्रदूषण के 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है उसमें वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण प्राकृतिक वायु के प्रदूषण को हानिकारक धुएं और रसायन जैसे विभिन्न प्रदूषकों के साथ मिलाकर होता है। यह प्रदूषण वाहनों द्वारा उत्सर्जित गैसों, उद्योगों के उत्पाद के रूप में उत्सर्जित सामग्री या हानिकारक धुएं के कारण से हो सकता है। अधिक एकाग्रता से जीवित चीज के लिए सांस लेने में समस्या होती है। क्योंकि वायु प्रदूषण है क्या? वायु प्रदूषण वो प्रदूषण है जो कि प्राकृतिक वायु के अंदर में हानिकारक प्रदूषित गैसों का बहाव है, एक तरह से उसका बहाव ही कह ले, और इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि सांस लेने में समस्या, अस्थमा वगैरह। कम और गंदे पॉल्यूटेड वायु को लेने से होती है। कुछ प्रभावों में स्मॉग में वृद्धि होती है, उच्च वर्षा में अम्लता का बहाव होता है, अपर्याप्त ऑक्सीजन भी मिलती है और उससे फसल की कमी हो जाती है। अस्थमा की उच्च दर शामिल है इन सभी में। विशेषज्ञों का माने तो उनके अनुसार ग्लोबल वार्मिंग वायु प्रदूषण के सबसे बड़े दुष्प्रभावों में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य पहले बता दूं कि यहाँ वायुमंडल में जो लेयर्स होते हैं उसमें एक ओजोन मंडल होता है। ओजोन मंडल जो है वो अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक किरणों को अपने जाल से नीचे नहीं आने देता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, बल्कि वो ऊपर ही रहता है। लेकिन वनों की कटाई के कारण क्या हो गया? वनों की कटाई के कारण ओजोन का जो लेयर है उसमें कहीं कहीं छेद देखने को मिल रहे हैं, और छेद होने से क्या होता है, जो बाहर अंतरिक्ष की हानिकारक सौर ऊर्जाएं हैं वो पृथ्वी तक पहुंच रही हैं, और ये प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सूत्रों का कहना क्या है इस बारे में? सूत्रों का कहना है कि वायु प्रदूषण की जो विभिन्न स्रोत हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, उद्योग, कृषि गतिविधि, युद्ध, प्राकृतिक कारणों से वाहनों से जो उत्सर्जन होते हैं, वे सभी प्रदूषण को बढ़ाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। जलने वाले जीवाश्म ईंधन,
जलने वाले जीवाश्म ईंधनों में रखा जाता है लकड़ी, लकड़ी का कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन। इन सब के जलने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है और इन सब के उत्सर्जन से वायु प्रदूषित हो जाती है। पेट्रोलियम में तो मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन ही होते हैं। दूसरा है ऑटोमोबाइल से राहत। देखिए ऑटोमोबाइल्स ने कहाँ तक अपना योगदान दिया है वायु प्रदूषण को बढ़ाने में। वाहन में मुख्य रूप से 80% से अधिक टोनल वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि 80% से अधिक टोनल वायु प्रदूषण जो होता है वो ऑटोमोबाइल्स के कारण ही होता है। ऑटोमोबाइल्स, लोकोमोटिव, एयरक्राफ्ट आदि से निकलने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र ने हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को जलाया। इन सब से हमारे वातावरण में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैल गया। उद्योग कारखाने। अब उद्योग कारखाने जो कि हमारे डेवलपमेंट की को बहुत बड़ा स्रोत है, हमारे डेवलपमेंट को जो दिखाता है उसके बारे में जानते हैं। कारखानों, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, उर्वरक संयंत्र और इस्पात उद्योगों, थर्मल पावर प्लांट वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत के रूप में जाने जाते हैं और ये विभिन्न हानिकारक गैसों जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि को वायुमंडल में जोड़ देते हैं। कृषि गतिविधियाँ। कीटनाशकों के छिड़काव से भी वायु प्रदूषण होता है। अभी चूँकि हम देख रहे हैं कि कीटनाशकों का उपयोग काफ़ी ज़्यादा हो गया है, उससे तो एक तो सब्जियाँ, फल, इन सभी का नेचुरल विकास नहीं हो पाता, उनमें वो पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते बल्कि उल्टा नाश हो जाता है। और कीटनाशकों का जो प्लांट्स के ऊपर छिड़काव होता है तो वो उसके साथ साथ एयर में भी घुल जाते हैं और वायु में घुलने के बाद वो एक बहुत बड़े प्रदूषक के रूप में काम करते हैं। पांचवा है विस्फोटक। युद्ध में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के विस्फोटक जहरीली गैसों को छोड़कर हवा को प्रदूषित करते हैं। यानी कि युद्ध में जिस भी आर्म्स का प्रयोग किया जाता है उससे एक जहरीली गैस बाहर निकलती है और ये वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। यह क्षेत्र पारिस्थितिकी को बहुत परेशान करता है, इकोसिस्टम इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। परमाणु विस्फोट से रेडियोधर्मी किरणों द्वारा वायु को प्रदूषण मिलता है। परमाणु विस्फोट क्या है, एटॉमिक जो भी विस्फोट होते हैं उसमें से रेडियो एक्टिव रेज निकलते हैं और रेडियो एक्टिव रेज बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं सभी के लिए। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु विस्फोट के प्रभाव प्रसिद्ध उदाहरण हैं। हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान की दो छोटे छोटे शहर हैं जिन पर अमेरिका ने परमाणु आक्रमण किया था, उसका जो इफ़ेक्ट है वो आज भी देखने को मिल रहा है। इस इफ़ेक्ट के कारण यहाँ की जो आनुवांशिकता है मतलब कि जेनेटिक्स है उसमें ही म्यूटेशन आ गया और लोग जो है अभी भी अपंग ही पैदा हो रहे हैं। छठा है प्राकृतिक कारण। सक्रिय ज्वालामुखी, दलदली गैस, कवक, पराग से निकलने वाला गैस उत्सर्जन वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण हैं। प्राकृतिक कारणों में इन सभी को शामिल किया जा सकता है। ये उतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन जो कृत्रिम कारण है वो बहुत ज़्यादा मानवीय सभ्यता के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक सिद्ध होते हैं। चूँकि वायु प्रदूषक दो मुख्य प्रकार के हैं। गैसीय, पहले देखते हैं हम लोग गैसीय वायु प्रदूषक के बारे में। गैसीय प्रदूषण में देखें तो कार्बन के जो ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और सल्फर के गैसें बहुत बड़े उत्पाद प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं। पर्टिकुलेट। दूसरा, पर्टिकुलेट प्रदूषण रास्ता ठोस या तरल कण होते हैं। बड़े कण जल्दी से अर्थात रेत और पानी की बूंदों को जमा देते हैं, जबकि छोटे धूल कण लंबे समय तक हवा में निलंबित रहते हैं। इन्हें ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग, क्रॉसिंग, पीस और मिक्सिंग की प्रक्रियाओं द्वारा वायुमंडल में जोड़ा जाता है। पर्टिकुलेट मैटर। अभी के समय में देखें तो पर्टिकुलेट मैटर एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है प्रदूषण का। पर्टिकुलेट मैटर दो तरह के होते हैं, P2.5 एंड P10। P2.5 जो होता है बहुत ही महीन धूल कण होता है जो कहाँ रहते हैं, हमारे हवाओं में
ऐसे विचरण कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है P10 का डायमीटर होता है 10 माइक्रोमीटर, और इसके कारण ये थोड़े से भारी हो जाते हैं। और ये सांस के दौरान क्या होते हैं, हमारे अंदर जा कर के हमारे फेफड़े और हृदय में बैठ जाते हैं, जिसके कारण कि हमें काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें अस्थमा और सांस और फेफड़ों से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो पार्टिकुलेट मैटर के कारण ही होती हैं। स्मॉग, धुएं और रासायनिक धुएं के साथ जमा होने वाला कोहरा एक गहरा और घना आवरण बनाता है। स्मॉग क्या है? स्मॉग जिस तरह से ठंड में धुंध बनती है, फॉग बनता है, वो कोहरा जो है आर्टिफिशियल, उसमें हमारा जो धुआं है, जो हमारे पृथ्वी से निकलने वाले हमारे उपयोग के उपरांत जो धुआं निकलता है वो उस फॉग में जाके जमा हो जाता है, दोनों मिक्स होकर के लॉक हो जाते हैं और इससे क्या होता है, एक घना आवरण जैसा बन जाता है। इस स्मॉग लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत आम है। इसका स्मॉग बनने का सबसे बड़ा कारण होता है औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि इनकी कंपनियों में इनकी जो कार्यशाला होते हैं वहाँ पर चिमनियाँ बहुत ऊपर आसमान के बहुत हाइट पे लगाया जाता है। उससे क्या होता है कि धुआं नीचे ना आकर के ऊपर के ही लेयर में डायरेक्टली चला जाता है और वहाँ की जो सतह है, वायुमंडलीय सतह है, वहाँ पर जाकर के ये स्मॉग के ये जाके लॉक हो जाते हैं और जिसमें से कि धुआं और कोहरा ये दोनों आपस में मिल करके वहाँ की चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि ज़मीन से जो चीज़ें निकलती हैं, जो विकिरण निकलता है जिन्हें कि अंतरिक्ष में जाना चाहिए, वो वापस जा नहीं पाता, वापस लौट के ज़मीन पे आ जाता है। और इससे अभी के समय में गर्मी जो बढ़ती जा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण स्मॉग ही है, क्योंकि ज़मीन से जो भी निकल रहा है, जो रेज निकल रही हैं, वे सीधे अंतरिक्ष में जाती हैं। लेकिन अगर बीच का कोई लेयर है जो इसमें कि ये लॉक्ड हो जाए तो क्या होगा, ये किरणें वापस ज़मीन पे आ जाएंगे और इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि स्मॉग स्थिर हवा के कारण कई दिनों तक फंसा रहता है, यह जानवरों और पौधों दोनों के लिए हानिकारक होता है। अब है गैसीय प्रदूषण। गैसीय प्रदूषक के रूप में किन किन चीज़ों ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। हवा की जो CO2 सामग्री पिछली शताब्दी के दौरान 20% तक बढ़ गई थी। CO2 मतली और सिर दर्द का कारण बनता है। CO2 क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों के जो कंपोनेंट्स मिलते हैं, कार्बन के एक और ऑक्सीजन के दो, तो जाकर ये एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, एक गैस का निर्माण करते हैं CO2, जिन्हें कि कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही नुकसानदेह है, जबकि प्लांट्स के लिए ये उल्टा काम करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और उनको अच्छी हवा में बदल के वापस हमें दे देते हैं। यह हवा में वृद्धि से ग्रीन हाउस प्रभाव हो सकता है, क्योंकि वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो सकती है। वायुमंडलीय तापमान में क्यों वृद्धि हो सकती है? क्योंकि सतही स्थल पर जो भी सौर ऊर्जाएं, जो भी ऊर्जाएं बन रही है, हार्मफुल ऊर्जाएं बन रही है, वो अंतरिक्ष में जा नहीं पा रहा है, वो वापस लौट के ज़मीन पे आ जा रहा है। और ज़मीन पे आने के बाद क्या होता है कि ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जा रही है, इससे ध्रुवीय बर्फ़ पिघल रहे हैं और महासागरों का स्तर बढ़ रहा है। ध्रुवीय बर्फ़ पिघलने का मतलब क्या हुआ? ध्रुवीय बर्फ़ पिघल के पानी बनेंगे और वहीं से तो महासागरों का शुरुआत होता है। इससे क्या होता है, महासागरों का स्तर बढ़ जाता है और उनके जो आसपास के जो क्षेत्र रहते हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, बीच एरिया, उसमें बाढ़ आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा जनजीवन त्रस्त हो जाता है। दूसरा गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन, जलन रहित लेकिन बहुत ही जहरीली गैस होती है। यह प्राकृतिक गैस कोयला या लकड़ी जैसे ईंधनों के अधूरे जलने के कारण होता है। वाहन निकास कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रमुख कारण है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे प्रमुख कारण क्या है? हमारा जो वाहन है, जो ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज करते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है इसके रिलीजिंग का। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब देखते हैं नाइट्रोजन से जुड़े कौन कौन से ऑक्साइड हैं। नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड हैं वो यातायात के प्रमुख कारण होते हैं, सबसे पहली बात। और अन्य कारणों में क्या है कि जीवाश्म ईंधन का जो दहन होता है उसके बाद
नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस रिलीज होती है। यह कृषि की जो गतिविधियां हैं उसके कारण भी जारी किया जाता है। क्योंकि ग्रामीण घरों में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का रिलीजेशन काफ़ी ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर गैस के चूल्हे नहीं होकर लकड़ी के चूल्हे या फिर केरोसिन के चूल्हे यूज किए जाते हैं। तो इन सही चीज़ों के जलने से क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलेंगे, हवा में घुलेंगे। हवा में इसकी जो प्रेजेंटेंस है, जो इसकी उपस्थिति है, वो अन्य वायु प्रदूषकों के निर्माण और संशोधन में योगदान करती है। मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लोग एक जो है ना प्राइमरी गैस के रूप में भी मान सकते हैं, जो कि अन्य गैसों के साथ मिलके दूसरी खतरनाक गैस बना सकते हैं। जैसे कि ओजोन और कण पदार्थ, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? अम्ल वर्षा करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? एक भूरे गैस के रूप में जाना जाता है। ऑटोमोबाइल्स जो कि हमारे यातायात के साधनों में रहता है, और रासायनिक उद्योगों द्वारा अपशिष्ट जो रहते हैं, वहाँ अपशिष्ट गैसों के रूप में नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है। अब है सल्फर की ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 और SO3 कोयले और पेट्रोलियम के जलने से उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। ये एक अदृश्य ऐसी गैस है, इसमें एक बहुत ही गंदा और तेज गंध होता है। और ये क्या करती है? इसके अलावा औद्योगिक जो गतिविधियां हैं और बिजली संयंत्र जो कि सल्फर युक्त जीवाश्म को जलाने से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में जाना जाता है। ईंधन के जलने के बाद उसके बाद क्या होता है कि मोटर वाहन उत्सर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद आ जाता है। इसके बारे में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी और हवा के साथ इसके अणु मिलते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? बारिश का मुख्य घटक है। बारिश जो होती है, एसिड रेन जो होती है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और ऐसा होने से क्या होता है? वनों का नाश हो जाता है। और जो छोटी छोटी जातियां हैं, जनजातियां हैं और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, उन सबको इनके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। आमतौर पर देखें तो इसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जैसे कि NO2 H2 SO4 बनाता है, और एसिड बारिश यही कहलाता है, H2SO4। यह शक्ति स्रोतों के रूप में ईंधन का उपयोग करके पर्यावरणीय प्रभाव का एक बहुत ही बड़ा चिंता का कारण बन गया है। अब है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन के जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके बीच में फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड जलीय हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिक्रिया करता है और हवा में क्या बनाता है? ऑक्सीवाइड नाइट्रेट यानी PAN, ऑक्सोन, एल्डिहाइड और कुछ अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों को कंपाउंड्स को बनाता है। अब है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऑटोमोबाइल में ईंधन के अधूरे दहन से जले हुए डिस्चार्ज होते हैं। मतलब ये डिस्चार्ज हैं जो ईंधन के, ऑटोमोबाइल्स में जो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं, थोड़े बच जाते हैं, तो ये उन्हीं से निकलते हैं। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ पैन बनाते हैं जो अत्यधिक विषैला होता है। और ये अत्यधिक विषैली गैस जब हवा में जाती है तो ये हमें नुकसान करती है। सातवां है पार्टिकुलेट मैटर। इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल हवा में बारीक ठोस और तरल कणों को छोड़ते हैं। ठीक है। कोयले के जलने से उड़ने वाली राख, कालिख, धातु की धूल युक्त सीसा, क्रोमियम, निकल, कैडमियम, जस्ता और पारा, धातुकर्म प्रक्रियाओं से लेकर कपड़ा मिलों से कपास की धूल और फसल पर कीटनाशकों के छिड़काव से हवा में कण प्रदूषक के उदाहरण हैं। ये हानिकारक श्वास क्रिया के लिए पार्टिकुलेट मैटर बहुत ही हानिकारक है। अभी कुछ देर पहले बताया था, ये दो तरह के होते हैं और दोनों का डायमीटर अलग अलग है। एक छोटे वाले जो हैं उनका डायमीटर होता है, उसे कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5, उनका डायमीटर होता है 2.5 mm। और ये बहुत ही हल्के होते हैं जो कि हवा में धूल में मिले होते हैं। और दूसरा है पार्टिकुलेट मैटर जिसका कि डायमीटर होता है 10
P10 के नाम से इसे जानते हैं। ये थोड़े भारी होते हैं। ये जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारे फेफड़ों में और हमारे हार्ट में जम जाते हैं। 8वां नंबर में आता है एरोसोल। एरोसोल्स गैस के रूप में हवा में छोड़े जाने वाले रसायन हैं। इनमें जेट एयरप्लेन से उत्सर्जन में मौजूद फ्लोरोकार्बन्स, जो कि कार्बनिक यौगिक फ्लोरीन में शामिल हैं। एरोसोल ने क्या किया, ओजोन परत को ख़राब कर दिया है, क्योंकि ये जो जेट एयरप्लेन्स चलते हैं वो काफ़ी ऊंचाई पे चलते हैं, ओजोन मंडल के आसपास चलते हैं, और ये पूरे रास्ते क्या करते जाते हैं, एक खतरनाक रसायन छोड़ते जाते हैं हवा में, जिससे कि ओजोन परत को काफ़ी नुकसान होता है। और ओजोन परत के हिलने से पृथ्वी तक पहुंचने वाली अधिक हानिकारक पैराबैंगनी किरणें निकलती हैं, जो कि त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं और इससे त्वचा का कैंसर हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले इसके बारे में एक खबर आई थी। खबर ये आई थी कि विश्व में एक ऐसा शहर है, एक ऐसा जहाँ पर कि लोगों में स्किन कैंसर की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ के लगभग बहुत सारे 50% से ज़्यादा लोगों को स्किन कैंसर हुई। जब इसका रिसर्च किया गया कि आखिर एक पर्टिकुलर एरिया में ही ऐसा बीमारी देखने को क्यों मिल रहा है, तो साइंटिस्ट ने जब जाना तो पता चला कि वहाँ की जो ओजोन लेयर है उसमें 6 छेदें पाई गई है, जिसके कारण कि पैराबैंगनी रेज पृथ्वी तक पहुंची और वहाँ के लोगों को इफेक्ट कर दिया। 9वें नंबर में देखें तो रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं? ये परमाणु विस्फोटकों के द्वारा छोड़े जाते हैं और सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। 10वां नंबर में है फ्लोराइड। फ्लोराइड से युक्त चट्टानें, मिट्टी और खनिज गर्म करने पर हाइड्रोजन फ्लोराइड नामक एक अत्यंत विषैली गैस छोड़ते हैं। यह जीएसटी पशुओं और मवेशियों के लिए अत्यधिक घातक होता है। यानी कि ये जो गैस छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? इसकी शुरुआत हो रही है चट्टानों से, मिट्टी से और खनिज को गर्म करने से। ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज है। चट्टानें क्या है? नेचुरल हैं। इन्हें कितना भी तोड़ा जाएगा तो इनके जो छोटे छोटे कण हैं वो भी हवा में जाकर के जब हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो नुकसान देगा। मिट्टी और खनिज पदार्थ, पृथ्वी के अंदर तो खनिज पदार्थ की अंबार लगा हुआ है। उनके जलने से क्या होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड मिल रहा है। क्योंकि उनको प्यूरिफाइड करना पड़ता है पृथ्वी के अंदर, तो वो अनप्यूरिफाइड स्थिति में उन्हें डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, इनको प्यूरिफाई करने के लिए गर्म करते हैं और फिर अलग अलग मटेरियल को अलग अलग बांटते हैं और उसी रेडिएशन में निकलता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसके अलावा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वर्तमान में उपयोग से प्रतिबंधित उत्पादों से प्राप्त ओजोन परत के लिए हानिकारक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अभी घर में भी देखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा इसका सोर्सेस है फ्रिज और एसी, एयर कंडीशन, जिसको कि आज हर जगह देखा जा सकता है। इन दोनों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स सबसे ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है। इसके बाद आते हैं गंध जैसे कि कचरा, सीवेज और औद्योगिक प्रक्रिया। इन सब के परिणाम स्वरूप क्या होता है? एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जो कि प्रदूषण फैलाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। दूसरा नंबर में है जल प्रदूषण। अभी वायु प्रदूषण हो गया, अब है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण पृथ्वी का जल का प्रदूषण है। इसमें रासायनिक जीवाणु या कण जैसे प्रदूषकों द्वारा संदूषण शामिल है, जो पानी की शुद्धता को कम करता है। तेल रिसने के साथ साथ कूड़े के प्रदूषण के सबसे सामान्य रूपों में से एक है। मतलब क्या हुआ? जैसे कि झील, महासागर, नदी और यहाँ तक कि भूमिगत जो जल होते हैं, अगर उनके आसपास कहीं तेल हो, पेट्रोल हो या इस तरह की चीज़ें हों जो कि डायरेक्टली उनमें मिल जाए, तो इससे एक बहुत बड़ा मात्रा में प्रदूषण फैलता है। ये उस वाटर को, उस पानी की बॉडी को पूरी तरह से क्या करते हैं? गंदा कर देते हैं। उन्हें प्यूरिफाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। तो उससे अच्छा क्या ख्याल रखा जाए कि ये प्रदूषण पानी में मिले ही ना। जब हम पृथ्वी के जल संसाधनों के बारे में सोचते हैं तो हम विशाल महासागर, झील और नदियों के बारे में ही सोचते हैं।
लेकिन क्या होता है, इन जैसे जल संसाधनों को सतही जल कहा जाता है। जल प्रदूषण का सबसे स्पष्ट प्रकार सतह के पानी को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए देखिए, मतलब कि जल प्रदूषण सबसे स्पष्ट तरीके से कैसे प्रभावित हो रहा है। एक तेल टैंकर से तेल जो है फर्श पर फैलता है, जो कि समुद्र के विशाल क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। यानी कि एक टैंकर जो होता है, तेल का एक टैंकर, वो एक विशाल समुद्र को भी प्रदूषित कर सकता है। पानी का एक बड़ा सौदा भूमिगत रॉक संरचनाओं में आयोजित किया जाता है, जिसे एक्वीफर्स कहते हैं। एक्वीफर्स के रूप में इसे जाना जाता है, जिसे हम देख नहीं सकते और शायद कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। एक्वीफर्स में भूमिगत जल को भूजल के रूप में जाना जाता है। एक्वीफर्स हमारी नदियों को खिलाते हैं और हमारे पीने के पानी को अधिक आपूर्ति करते हैं। एक्वीफर, जिस तरह से आज हमारे घर में प्यूरीफायर्स लगा हुआ है, उसी तरह से नेचुरली गॉड के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है एक्वीफर्स। एक्वीफर्स क्या करते हैं, वो जल को शुद्ध करते हैं और हमारे पानी को हमारे पीने लायक बनाते हैं। दो अलग अलग तरीके भी हैं जिनसे कि प्रदूषण हो सकता है। जैसे कि पहला है प्रदूषण के प्रमुख बिंदु में, जब प्रदूषण के स्रोत को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसका निश्चित स्रोत और स्थान है जहां यह पानी में प्रवेश करता है, और यह कहा जाता है कि यह एक बिंदु स्रोत से आता है। उदाहरण के लिए क्या है, इसे समझते हैं। नगर निगम और औद्योगिक निर्वहन पाइप, ये कहाँ पे होते हैं? ये एक ही जगह है जिससे कि पूरे शहर में पाइपलाइन बिछाया जाता है और एक ही जगह का पानी पूरे शहर में सप्लाई किया जाता है। दूसरा है गैर यात्रा स्रोत प्रदूषण। जब प्रदूषण के जो स्रोत होते हैं उन्हें, प्रदूषण के जो स्रोत जिनको कि आसानी से नहीं पहचान सकते, जिनकी की कोई गारंटी नहीं है कि उनका उद्गम कहाँ हुआ है और उनकी समाप्ति कहाँ पे होगी, जैसे कि कृषि अपवाह, अम्लीय वर्षा, इन सभी के बारे में हम लोग नहीं जानते कि ये कब आएगा और कौन इनको सप्लाई करेगा और कब इसे बंद करेगा। तो उस प्रदूषण को हम लोग कहते हैं गैर बिंदु स्रोत। बिंदु स्रोत और गैर बिंदु स्रोत दो हो गए। बिंदु स्रोत वो हो गया जिनके बारे में कि हमें जानकारी है कि उस स्रोत का उद्गम स्थान कहाँ है और उसे कौन चला रहा है। दूसरी तरफ गैर बिंदु स्रोत वो हो गए जिसकी कि हम आसानी से पहचान नहीं सकते हैं। जब बिंदु स्रोत प्रदूषण पर्यावरण में प्रवेश करता है तो सबसे अधिक प्रभावित जगह आमतौर पर स्रोत के आसपास का क्षेत्र होता है। उदाहरण के लिए जब एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होती है तो तेल स्लिक खुद टैंकर के चारों ओर केंद्रित होता है और सही स्थिति में क्या होता है, प्रदूषण आपके द्वारा जाने वाले टैंकर से और दूर हो जाता है। यह नॉन पॉइंटेड स्रोत प्रदूषण के साथ होने की संभावना कम करता है, जो परिभाषा में एक ही बार में कई अलग अलग स्थानों से एनवायरनमेंट में प्रवेश करता है। मतलब क्या है कि इसका एक उदाहरण है। उदाहरण के रूप में अगर देखें, अगर कोई तेल से भरा टैंकर, पेट्रोल से भरा टैंकर कहीं जा रहा है, किसी जलाशय के बगल से गुजर रहा है या किसी झील के पास से जा रहा है और वहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होगा? वो तेल का रिसाव पूरे पानी में फैल जाएगा। इसका कोई एक बिंदु नहीं है, मतलब एक बिंदु से तात्पर्य ये हुआ कि इसको आप कहीं एक जगह जाके रोकने से ये पूरी जगह इसका जो फैलाव हो रहा है वो रुकने वाला नहीं है। तो इसको ये क्या होता है कि खुले तौर पर सारे एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है। इसे नॉन पॉइंट स्रोत के रूप में मानते हैं, मतलब कि इसका कोई एक पॉइंट नहीं होता है जिसके ऊपर कि हम अपना कंट्रोल कर सकें। दूसरी तरफ सैकड़ों या हजारों मील दूर तक का जो प्रभाव है वो उससे इफेक्ट हो जाता है। वो तेल काफ़ी तेज़ी से रिश्ता है, काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसे ट्रांस सीमा प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। ट्रांस सीमा प्रदूषण, इसका एक उदाहरण है। उदाहरण में ये है कि रेडियोधर्मी कच्चे महासागरों के माध्यम से इंग्लैंड और फ्रांस में परमाणु प्रजनन संयंत्रों से आयरलैंड और नॉर्वे के नज़दीकी देशों में भेजते हैं। आगे है जल प्रदूषण के स्रोत। घरेलू सीवेज। घरेलू सीवेज प्रदूषण के मामले में सबसे नंबर 1 पे आता है।
इसमें क्या होता है कि घरेलू अपशिष्ट जो है, जैसे कि खाद्य अपशिष्ट, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिंथेटिक डिटर्जेंट, बाथरूम और शौचालय और पानी पर आधारित पेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलता है। इसमें कपड़े धोने के लिए जो हम लोग डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, बाथरूम साफ़ करने के लिए, या फिर पानी के जो टैप होते हैं उनके ऊपर जो पेंट चढ़ा रहता है, वो सब धीरे धीरे क्या होता है, वो पानी के अंदर जाते हैं और उससे जल प्रदूषण बढ़ता है। इसके बाद है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्टों को आसपास की नदियों और कारखानों की फ्लश लाइनों के माध्यम से डिस्चार्ज किया जाता है। अभी जितने भी फैक्ट्रीज हैं वर्ल्ड में, जितने भी फैक्ट्रीज लगे हुए, चाहे वो कपड़ा हो, चीनी हो, उर्वरक कारखाने हो, तेल शोधक या दवा निर्माण, ये सभी क्या करते हैं, उनसे जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उनको ये लोग बड़ी बड़ी मोटी मोटी पाइप लाइनें बिछा के आसपास के जो जलाशय हैं, जो नदियां हैं, उनमें डायरेक्टली फ्लो कर देती हैं। उससे क्या होता है कि जितने भी प्रदूषक पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो नदियों में चला जाता है और नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। वो ऐसा हो जाता है कि वो यहाँ तक कि उसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो भी मर जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं कागज़ उद्योग कारखाना, रासायनिक कारखाने, रेयान फाइबर आदि। कृषि स्रोत। अब है कृषि स्रोत। कृषि में क्या क्या स्रोत हैं? उच्च पैदावार देने के लिए फसल पौधों के लिए उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये उर्वरक क्या करते हैं? उर्वरकों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस चीज़ की जाती है? नाइट्रेटस की अधिकता। नाइट्रेटस की जो अधिकता होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका जो परसेंटेज होता है भूजल में रिसने से झीलों और तालाबों तक पहुंच जाती है। जब हम लोग कीटनाशक छींटते हैं प्लांट के ऊपर तो वो क्या होता है, बारिश के बाद प्लांटिंग, जब वाटर में प्लांटिंग होती है तो उसके बाद वो धीरे धीरे भूजल में चला जाता है और उससे क्या होता है, झील और तालाबों में भी पहुंच जाता है। और पेयजल की आपूर्ति के लिए ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा पीने का पानी कहाँ से आता है? तालाब से आता है, झील से आता है, नदी से आता है। और जब भूजल ही गंदा हो जाएगा, उसमें कीटनाशक चले जाएंगे तो ये पूरी तरह से खत्म नहीं होते बल्कि स्वास्थ्य में बहुत सारी समस्याएं पैदा करते हैं। कीटनाशक, इसमें कीटनाशक कवकनाशी, नेमाटाइड, कृंतक शामिल हैं। कीटनाशक और उर्वरक दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर बस ये है कि कीटनाशक कीटाणुओं को खत्म करने के लिए किया जाता है और उर्वरकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन दोनों का जो ये कंपोनेंट्स होते हैं उसमें उसके अनुसार अगर देखें तो दोनों से जो हमें समस्याएं होती हैं वो सेम समस्याएं होती हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। जैसे कि जड़ी बूटी और मिट्टी के फ्यूगमेंट्स, इसमें क्या होता है, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, धातु लवण, कार्बोनेट, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव आदि होते हैं। कीटनाशक गैर अवक्रमित हैं। ये क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखलाओं से गुजरते हैं और वसायुक्त ऊतकों में जमा होते हैं जिससे कि स्वास्थ्य के खतरे पैदा होते हैं। यानी कि कीटनाशक में जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जिसमें कि क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, धातु लवण, कार्बोनेट, ये एक्सेट्रा चीज़ें हैं, ये क्या करते हैं, ये नष्ट नहीं होती बल्कि जो हम खाना खाते हैं, जो खाद्य में इनको डाला जाता है, ये उसके अंदर चले जाते हैं और उसके बाद जब हम इन्हें खाते हैं तो ये हमारे जो टिश्यूज़ रहते हैं उसमें जाके जमा हो जाता है, जिससे कि ओबेसिटी, मोटापा अभी जो देखने को मिल रहा है इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। अब है थर्मल प्रदूषण। थर्मल प्रदूषण क्या है? पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर स्टेशन, यहाँ से पानी की जो थर्मल प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, वहाँ पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। मुख्य जल शरीर में प्रवेश करने पर गर्म पानी अपना तापमान बढ़ा देता है जो मछलियों और जलीय जीव जानवरों को मारता है और जलीय पौधों में श्वसन की दर्द को क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी कि जलीय पौधों में जो जब ज़्यादा श्वसन होते हैं तो क्या होता है,
उससे जो आसपास के जलीय जीव है, जैसे मछलियाँ हो गई, बहुत सारे अन्य जीव रहते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और क्या होगा, तो फिर उनकी मृत्यु होने लगती है। इसके अलावा हैं रोगजनक जीव। घरों से निकलने वाला मल और घरेलू कचरा रोगजनक जीवों जैसे कि प्रोटोजोआ, कीड़े के अंडे, बैक्टीरिया को पानी में डाल देता है, और इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? पीलिया, टाइफाइड, पेचिस, हैजा, तपेदिक आदि। यानी कि पीलिया, टाइफाइड, पेचिस, हैजा, तपेदिक, ये घरों से निकलने वाली कचरा, इनसे उत्प्रेरित, मतलब कि इनसे निर्मित हुआ रोग है। आगे है खनिज तेल। तेल फैल से तेल और ऑटोमोबाइल की धुलाई से सीवर के माध्यम से नदी का पानी में मिल जाता है। भूमिगत जल प्रदूषण। विशेषकर शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में भूमिगत जल अब बहुत अधिक शुद्ध नहीं रह गया है। भूमिगत जल का जो स्रोत है वो सीवरेज, सीपेज, गड्ढे, औद्योगिक अपशिष्ट, सेप्टिक टैंक, उर्वरक, कीटनाशक और कचरा आदि, इन सब की जो चीज़ें हैं, जो भी हानिकारक तत्व हैं, वो सभी भूमिगत जल में मिले हुए रहते हैं। तो वो जल पीने लायक नहीं रहता, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए वो सेफ नहीं होता है। उसके बाद है समुद्री जल का प्रदूषण। समुद्र में जो इतने ज़्यादा मात्रा में जल हैं, उनमें प्रदूषण कैसे फैलता है? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि नदी का जल कहाँ आके मिलता है? समुद्र में आके मिलता है। तो जो भी फैक्ट्री से, जो भी सीवरेज से नदियों में गंदगी फैलाई जाती है, वो लास्टली जाकर कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है। इस प्रकार ये सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित पानी आधारित प्रदूषकों के सिंक के रूप में कार्य करते हैं। मतलब क्या हुआ कि नदी जो पूरी तरह से इंसानों के द्वारा गंदा हो चुका है, वो आके मिलती है समुद्र में। तो समुद्र का जो प्रदूषण है, उसे कहा जाएगा कि ये मानव निर्मित है, ना कि प्राकृतिक निर्मित। समुद्री प्रदूषण का मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है तेल, ग्रीस, पेट्रोलियम उत्पाद, डिटर्जेंट, सीवेज और कचरा। इसमें रेडियोधर्मी कचरे नया शामिल हो चुका है। इसके बाद है प्लास्टिक। प्लास्टिक सबसे आम सामग्रियों में से एक है। हम लोग हर दिन इसे यूज करते हैं, जिसका उपयोग कपड़ों से ऑटोमोबाइल भागों तक लगभग हर किसी की निर्मित वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। सही है। प्लास्टिक का जो इस्तेमाल किया जाता है, वो आज हम छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर के बड़े से बड़े चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। प्लास्टिक बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही आसानी से तैरता है, इसलिए यह क्या होता है, महासागर में बहुत दूर दूर तक चला जाता है। अधिकांश रूप में देखें तो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मतलब बायोडिग्रेडेबल मतलब अभी जो बताया गया था, इसमें बताया गया था कि ये वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें कि फिर से हम यूज कर सकते हैं। इन्हें नष्ट होने के बाद इनको फिर से प्रारंभिक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक को खत्म नहीं किया जा सकता है। ये पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से ब्रेड नहीं करते। सही। इसका मतलब क्या होता है कि प्लास्टिक की जो बोतल, टॉप जैसी चीज़ें लंबे समय तक समुद्र के वातावरण में जीवित रह सकती है। एक प्लास्टिक की बोतल समुद्र में अनुमानित 450 वर्षों तक जीवित रह सकती है। मतलब कि अगर एक बोतल चला गया है तो वो 450 वर्ष तक उसे कुछ भी नहीं होगा, वो खुले रूप में समुद्र में तैरती रहेगी। प्लास्टिक मछली पकड़ने की रेखा 600 साल तक रह सकती है। ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद आते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम सामने आता है। ये क्या होता है कि पानी के तापमान को बढ़ा देता है, और इसके कारण क्या, पानी का तापमान बढ़ने से क्या होता है, जलीय जानवर जो हैं, समुद्री की जो बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वे लोग एडॉप्ट नहीं कर पाते इतनी ज़्यादा गर्माहट को, और क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद जल प्रदूषण होता है, क्योंकि उनकी मृत्यु जल में ही हो जाती है, तो वो तो बाहर निकल नहीं पाया और जल का प्रदूषण बढ़ता जाता है। शहरी विकास। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, वैसे वैसे आवास, भोजन, कपड़े, इन सब की जो फंडामेंटल
चीज़ें हैं उनकी मांग बढ़ती ही जा रही है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके फलस्वरूप खाद्यान्न का अधिक उपयोग किया जा रहा है। निर्मित गतिविधियों में वनों की कटाई के लिए मिट्टी का क्षरण, अपर्याप्त सीवर संग्रह, उपचार, कचरा उत्पन्न होने पर लैंडफिल उद्योगों से रसायनों में वृद्धि, अधिक सामग्री में उत्पादनता। इसके बारे में समझे तो जैसे कि जनसंख्या वृद्धि होती है, तो जनसंख्या वृद्धि होती है तो उन्हें रहने के लिए आवास भी तो चाहिए, और उतनी बड़ी जनसंख्या को जीवित रखने के लिए भोजन चाहिए, उन सबको पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। और इन सब की पूर्ति कहाँ होती है? इन सब की पूर्ति हम करते हैं प्रकृति के सोर्सेस के द्वारा ही, पौधों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा। वो लोग जहाँ रहते हैं, जो घर बनाते हैं, उसके लिए नदियों के किनारे से मिट्टी को काटा जाता है, जिससे कि नदियों का पानी का बहाव खराब हो जाता है। मिट्टी के क्षरण के कारण क्या होता है? मिट्टी के क्षरण के कारण पानी का बहाव बिगड़ जाता है। जहाँ उसे पहुँचना चाहिए वहाँ आगे की आबादी को उसका पर्याप्त मात्रा में संग्रह नहीं मिल पाता है। सीवर जिसका कि सारी गंदगी नदियों में ही जाता है। इन सभी विकास के कारण जो है ना, नदियों में प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। आगे है पशु अवशिष्ट। पशु अवशिष्ट क्या है? बारिश होने पर पशुओं द्वारा उत्पादित अवशिष्टों को नदियों में बहा दिया जाता है। यह अन्य हानिकारक रसायनों के साथ मिश्रित हो जाता है और फिर विभिन्न जल जनित रोग जैसे कि हैजा, दस्त, पीलिया, पेचिस और टाइफाइड का कारण बनता है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जल जनित रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हैजा, दस्त, पीलिया, पेचिस और टाइफाइड, ये सभी जल जनित रोग हैं। इसके बाद के प्रदूषण में आते हैं मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या है? मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी में प्रदूषण कैसे फैलता है? तो भूमि प्रदूषण के रूप में ये जाना जाता है। मिट्टी मतलब भूमि, तो भूमि प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण एक ही हुआ। यह प्राकृतिक जीवन के विकास को रोकता है। इसमें क्या होता है कि खेती के लिए उपयोग की जाने वाली जो मिट्टी होती है, वन जीवों के साथ साथ बस्ती भी शामिल है, यानी कि बस्तियों का निर्माण होता है वनों की कटाई के बाद भूमि को साफ करने से। मृदा प्रदूषण के सामान्य कारणों में गैर टिकाऊ खेती के एक तरीके भी हैं। खतरनाक अपव्यय और मिट्टी का रिसना, खनन के साथ साथ कूड़े डालना। मृदा प्रदूषण से कृषि के विकास में कमी के साथ साथ भूमि और आसपास के पानी को भी जहर हो सकता है। मृदा प्रदूषण का मतलब हो गया, मृदा प्रदूषण का तो सबसे पहले मतलब हुआ कि मृदा में यानी कि भूमि जो कि जमीन है, जमीन में किसी भी पॉल्यूटेंट्स का शामिल हो जाना। इसके कैसे, जैसे कि हम लोग कीटनाशक डालते हैं ज़मीन में, तो उससे क्या होता है, कीटनाशक फूड में तो जाता ही है, साथ साथ वहाँ की जो भूमि है उसके अंदर भी चला जाता है। उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग ज़मीन को खोद के उसके अंदर रासायनिक उर्वरक डालते हैं। रासायनिक उर्वरक डालने से क्या है, वहाँ के जो नेचुरल कीटाणु होते हैं जो कि मिट्टी के लिए काफ़ी लाभदायक भी होते हैं, उनका क्षरण हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। तो मिट्टी ना आगे चल के क्या होता है, अनफर्टाइल हो जाता है। एक ही तरह वो जो परमानेंट खेती हुआ करती थी वो नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है, टेम्पररी खेती हो रहा है, टिकाऊ तरीके से वो चीज़ नहीं हो रहा है। तो उसे बार बार मिट्टी को खोदने से क्या होता है, मिट्टी कमज़ोर हो जाती है और उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, और ये मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, और मतलब इसका यही हुआ। तो यानी मृदा प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो आता है घरेलू अपशिष्ट। क्या है? घरेलू अपशिष्ट। तो घरेलू कचरे की बढ़ती मात्रा के कारण मिट्टी का प्रदूषण बढ़ रहा है, यानी कि जो घरेलू कचरा जिसमें उसमें वृद्धि हो रही है, उसी के साथ साथ मिट्टी का भी जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, वो भी बढ़ रहा है। घरेलू कचरे में खाद्य स्क्रैप, पुराने समाचार पत्र, प्लास्टिक की वस्तुएं, बोतलें, लकड़ी, चश्मा, डिब्बे, पुराने उपकरण, टायर, फर्नीचर, टूटे हुए खिलौने और अन्य कई पदार्थ शामिल हैं। तो आप भी देखते होंगे कि आपके घर में कितना सारा जो कचरा होता है जो कि हमारी भूमि को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट है नगरपालिका अपशिष्ट। तो नगरपालिका अपशिष्ट क्या है? नगरपालिका कचरे में घरों से निकाला गया कचरा शामिल होता है। इसमें क्या होता है,
जो घरों से निकाला गया कचरा होता है वही इसमें शामिल होता है, जैसे कि मानव मलमूत्र, बाजारों में फेंके जाने वाले फलों और सब्जियों की बर्बादी, जो फल वगैरह सब्जी वगैरह खराब हो जाती हैं तो उनको फेंक दिया जाता है, जिससे कि मृदा प्रदूषण होता है। विभिन्न औद्योगिक संगठनों की बर्बादी, बागों के पौधों को कचरा होता है, और क्या होता है, पशुओं के आश्रयों के चारे के साथ मिला हुआ गोबर वगैरह, और सड़कों की नालियों और नाले से कचरा और कीचड़, ये सभी क्या करते हैं, हमारे जो मृदा है उसको प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा कत्ल खानों से उत्पन्न सभी प्रकार के कूड़े और कसाई की दुकान, मछली बाजार, मुर्गी पालन केंद्र और चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो ये सभी क्या हैं, ये प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इसी की वजह से जो भूमि है वो प्रदूषित होती है। अब नेक्स्ट है औद्योगिक अपशिष्ट। तो औद्योगिक अपशिष्ट में कौन कौन से पदार्थ हैं, अप्रयुक्त रसायन, इसमें प्रमुख रूप से कुछ केमिकल्स होते हैं, और अवांछित औद्योगिक अपशिष्ट जो कि गल नहीं सकते, जैसे कि इनमें आता है सीसा, तांबा, फ्लाई ऐश, मिट्टी, प्लास्टिक, चूरा। कुछ अप्रयुक्त रसायन है जो कि मिट्टी में कार्बनिक एजेंटों के विकास को रोकते हैं, जिससे कि मिट्टी विकास नहीं कर पाती और क्या है, प्रदूषित हो जाती है। तो आप इनको, जो इसके एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में ऐसे दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अपशिष्ट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा औद्योगिक अपशिष्ट है, कौन सा नगरपालिका अपशिष्ट है और कौन सा घरेलू अपशिष्ट है। नेक्स्ट है रासायनिक अपशिष्ट। तो इसमें क्या होता है, जमीन पर उद्योगों द्वारा डाले गए कचरे में कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। कई बार कई रासायनिक पदार्थ गलती से अनजाने में मिट्टी में मिल जाते हैं। ओके, तो ये प्रदूषक घरेलू नालियों, बहते या भूमिगत जल के पानी में पाए जाते हैं। जो नालियाँ वगैरह होती है या नदियों वगैरह में क्या होते हैं, कुछ कई बार अपशिष्ट होते हैं जो कि भूमि को प्रदूषित करते हैं। इस पानी से खेतों या सब्जियों के बगीचों में सिंचाई करने से सब्जियों और विभिन्न प्रकार के भोजन और दालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इससे क्या होता है कि जब इसी पानी के द्वारा, ये नालियों के पानी के द्वारा, नदियों के जो पानी है उसके द्वारा जब बगीचों की, खेतों की सिंचाई की जाती है, तो उसमें जो फल हैं, सब्जियां हैं और भी कोई अनाज है, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट है जैविक एजेंट। क्या है, जैविक एजेंट। तो क्या होता है, जो कि हमारी भूमि को प्रदूषित करते हैं। उसमें क्या क्या, बैक्टीरिया, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ जैसे जैविक यानी बायोलॉजिकल एजेंट मिट्टी के प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत होते हैं। तो आप देख लेना कौन कौन से जैविक यानी बायोलॉजिकल एजेंट है जो कि हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। और ये ज़्यादातर मानव और कहाँ से, ज़्यादातर मानव और पशु कचरे के निर्वहन के माध्यम से फैलते हैं। मतलब मानव से, पशुओं के कचरे से, इनसे ही ज़्यादा ही फैलते हैं, जो मिट्टी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है खनन और गलाने। तो इसमें क्या होता, कोयला और खनिज खनन उद्योग द्वारा खनन और गलाने की गतिविधियां मिट्टी के प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। जब कोयला की खदानें वगैरह होती है या फिर कुछ मटेरियल उनमें से खदानों से निकाला जाता है, उन्हें गलाया जाता है, तो ये भी हमारी भूमि को प्रदूषित करते हैं। खनिज अयस्कों का निष्कर्षण और प्रसंस्करण मिट्टी की सतह को कमज़ोर करता है। ये जो इससे निकालना यानी निष्कर्षण और प्रसंस्करण, ये हमारी मिट्टी को क्या करते हैं, कमज़ोर करते हैं। उसकी जो सतह होती है, ऊपरी जो उसकी परत होती है, उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। उसके जो भी खनिज पदार्थ है वो तो उसमें निकल जाते हैं, तो इससे क्या हो जाती है, हमारी भूमि कमज़ोर पड़ जाती है। इसके अलावा होती है निर्माण गतिविधि। इनमें क्या होता है, निर्माण गतिविधियों के दौरान धूल के छोटे कण आसानी से हवा में फैल सकते हैं और धीरे धीरे मिट्टी में समा सकते हैं। तो क्या होता है, जो धूल के कण होते हैं वो हवा में फैलकर भूमि में मिल जाते हैं, और इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इससे अस्थमा, 1 सेकेंड, तो इनसे कई बार हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचता, नुकसान पहुँचता। इससे कुछ बीमारियां जो कि हो सकती हैं, कौन कौन सी देखते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और यहाँ तक कि कैंसर सहित विभिन्न श्वसन रोगों का कारण बनती है। यानी हमारे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, अस्थमा हो जाता, ब्रोंकाइटिस हो सकता है,
और यहाँ तक कि हमें कैंसर से संबंधित जो बीमारी है वो भी हो जाती है, कैंसर भी कभी कभी हो जाता है। पुरानी इमारतों का विध्वंस भी मिट्टी के प्रदूषण का कारण बनता है। जब भी कोई पुरानी इमारतें उनको गिरा दिया जाता है तो बहुत सारी धूल उड़ती है, या फिर मतलब इसके द्वारा क्या हो जाता है, जो कि मिट्टी में मिल जाती है और ये हमें बीमार कर सकती हैं, और मृदा तो इससे प्रदूषित होती है। ओके, तो नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा हमारी मिट्टी को किस प्रकार से प्रदूषित करती है, आइए देखते हैं। अम्लीय वर्षा मिट्टी के मूल गुणों को नुकसान पहुंचाती है। जो अम्लीय वर्षा होती है यानी क्षारीय वर्षा भी कहते हैं, यह क्या करती है, हमारी जो मिट्टी के मूल गुण हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। प्रदूषित मिट्टी प्रकृति में अम्लीय हो जाती है। जब भी जितनी भी वर्षा भूमि के ऊपर पड़ती है उतनी ही जो ये मिट्टी है या हमारी भूमि है वो क्या हो जाती है, अम्लीय, उसी के साथ में अम्लीय क्षारीय हो जाती है। क्षारीय और अम्लीय एक ही बात है। ओके, तो पौधों और जानवरों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, पौधे और जानवर और यहाँ तक इंसानों पर भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। औद्योगिक इकाइयाँ जैसे कि उर्वरक, रसायन, चीनी कारखाने, कपड़ा बनाने वाली इकाइयाँ, ग्रेफाइट, थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट कारखाने, साबुन, तेल और धातु निर्माण कारखानों द्वारा थोक में हानिकारक और जहरीले रसायन ज़्यादातर मिट्टी प्रदूषण फैला रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं। इन सभी सामग्रियों के अवशेषों से सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें निकलते हैं। इनसे क्या होता है, कारखानों से कोई भी रसायन उर्वरक है, वहाँ से चीनी कारखानों से, कपड़ा बनाने वाली इकाइयों से, तो इनसे क्या होता है, कौन कौन सी जो गैसें हैं, जहरीली गैसें, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती। कौन कौन सी, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वायुमंडल पानी के साथ में संयुक्त होने पर ये गैसें एसिड से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, पानी के साथ संयुक्त होने पर ये गैसें एसिड से निकलती है। पॉइंट ये नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अम्ल वर्षा के रूप में मिट्टी को प्रदूषित करती हैं। ये क्या होती है, ये जो गैसें पानी के साथ में क्रिया करके संयुक्त होकर अम्ल के रूप में ज़मीन पर बरसती है, यानी वर्षा के रूप में बरसती है, और क्या होता है, मिट्टी को प्रदूषित करती है। नेक्स्ट है, इसके अलावा मृदा अपरदन। मृदा अपरदन में क्या होता है, आइए देखते हैं। तो मिट्टी के कटाव से मिट्टी की प्राकृतिक संरचना बदल जाती है, यानी जैसे जैसे मिट्टी का कटाव होता है उससे प्राकृतिक उसकी संरचना बदल जाती है। किस प्रकार से होता है मिट्टी का कटाव, मान के चलिए कोई नदी है, वो वहाँ से बह के जा रही है। ओके, तो वो जो जल बहुत तेज गति से आ रहा है तो वो वहाँ की मिट्टी को भी बहाकर अपने साथ में ले जाता है, जिससे कि जो उसकी प्राकृतिक संरचना वो चेंज हो जाती है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और उपयोगी भूमि नष्ट हो जाती है। क्या है, जो उपयोगी यानी कृषि योग्य भूमि है, रहने योग्य भूमि है, वो नष्ट हो जाती है। मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण, वायु, जल आदि के समन्वित बलों के कारण होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से भी हो सकता है, वायु की वजह से भी, और जो बहुत तेजी गति से जो जल बह के आ रहा है उसकी वजह से भी यह प्रदूषित हो जाती है। दूसरे शब्दों में मिट्टी का कटाव एक प्रक्रिया है। क्या है, मिट्टी का कटाव एक प्रक्रिया, प्रोसेस है, जिसके द्वारा बाहरी कारकों यानी हवा या अन्य के प्रभाव के कारण मिट्टी के कण जगह जगह से स्थानांतरित होते हैं। कुछ कहीं पे चले गए, कुछ कहीं पे, तो इस जगह से वो एक दूसरे जगह से चलते रहते हैं। ठीक है, एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाते हैं। इसके अलावा बहता हुआ पानी इस प्रकार भूमि का ऊपरी हिस्सा अनजाने में नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो भूमि है वो प्रदूषित हो जाती है। आगे क्या है, मृदा प्रदूषण के प्रकार, आइए देखते हैं अब इसके कौन कौन से प्रकार हैं। ओके, तो फर्स्ट है इसका धनात्मक मृदा प्रदूषण। धनात्मक मृदा प्रदूषण क्या है, मिट्टी की उत्पादकता में कमी के कारण क्या हो जाता है, जब मिट्टी की उत्पादकता वो कम हो जाती है उसके कारण अवांछनीय पदार्थों जैसे कि कीटनाशक, शाकनाशियों, उर्वरकों आदि को शामिल करना सकारात्मक प्रदूषण कहलाता। जब ये शामिल हो जाते हैं मिट्टी में तो उसमें क्या हो जाता है, सकारात्मक प्रदूषण कहलाता है। इन प्रदूषकों का संचयी प्रभाव होता है और मृदा जीवों को मारते हैं। इसमें क्या होता है, जब खेती वगैरह करते हैं तो
कुछ ऐसे कीड़े वगैरह हमारी खेती में उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे जो फसल में वो लग जाते हैं कि जब हम कुछ ये कीटनाशक वगैरह डालते हैं वो मर जाते हैं, और उससे क्या होता है, भूमि का तो क्षय होता ही है, भूमि का में मतलब प्रॉब्लम होती है बहुत सारी, बट क्या होता है जो हमारी फसल है वो अच्छी हो जाती है। तो इसलिए इसे सकारात्मक प्रदूषण कहते हैं। इन प्रदूषकों का संचय प्रभाव होता है और मृदा जीवों को मारते हैं, जो भी भूमि में जीव होते हैं उनको ये मार देते हैं, इसलिए इन्हें धनात्मक या सकारात्मक मृदा प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट है नकारात्मक मृदा प्रदूषण। इसमें क्या होता है, यह क्षरण यानी भूमि के कटाव के कारण, वनों की कटाई और कृषि के अनुचित तरीकों जैसे कि झूम कृषि द्वारा मिट्टी के उपयोगी घटकों को हटाने के कारण होता। इसके द्वारा क्या हो जाता है, मतलब अगर मिट्टी का कटाव हो रहा है या वनों की कटाई की जा रही है या फिर जो झूम कृषि है वो की जा रही है, इसके द्वारा मिट्टी के जो प्रमुख महत्वपूर्ण घटक है वो खत्म हो जाते हैं, जो उसकी प्राकृतिक संरचना वो नष्ट होने लगते हैं, जिसके कारण कि भूमि प्रदूषित होती है। तो ये इसके दोनों प्रकार हैं। प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी आवाज़ों को कहते हैं जिससे मानव और जंतुओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान होने वाला जो शोर है वो इसका मुख्य कारण है। जनसंख्या और विकास के साथ ही यातायात और वाहनों की संख्या में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण यातायात के दौरान होने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है या उसको ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है। अत्यधिक शोर से सुनने की शक्ति भी चले जाने का हमेशा खतरा बना रहता है। तो शोर प्रदूषण मानव गतिविधियों द्वारा बनाई जाने वाली तेज आवाज है। क्या है ये, मानव की गतिविधियों द्वारा, जो मानव ने ही चीजें बनाई, वस्तुएं बनाई है, उनके द्वारा ही वो तेज आवाज करने लगती है, तो ये उसी के द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि प्रभावित क्षेत्र में जीवन स्तर को बाधित करता है। जो भी प्रभावित क्षेत्र, जो भी इससे इफेक्टेड एरिया, उसमें जो जीवन स्तर है, मानव का रहने की जगह है, वन्य जीव है, जीव जंतु, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। प्रदूषण यातायात, प्रदूषण किस किस से बढ़ता है, ये जो ध्वनि प्रदूषण है, यातायात, रेल मार्ग, संगीत, लाउड म्यूजिक, हवाई जहाज, आतिशबाजी। ओके, तो इन चीज़ों से क्या है, ये ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। ऐसा कोई भी शोर जो किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की क्षमता को बाधित करता है, कैसा, जो किसी भी व्यक्ति के प्रदर्शन की जो क्षमता उसको बाधित करता है, उसे ध्वनि प्रदूषण या नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। इससे अस्थायी या स्थायी सुनवाई में हानि के साथ साथ वन्य जीवों को भी नुकसान हो सकता है। इससे क्या होता है, कभी कभी आपकी आवाज़ जो सुनने की क्षमता वो कुछ टाइम के लिए भी जा सकते हैं, या मे भी पॉसिबल कि वो हमेशा के लिए आपकी जो सुनने की क्षमता वो चली जाए। इसके अलावा जो वन्य जीव है, इससे भी इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आइए देखते हैं कि शोर के स्रोत कौन कौन से हैं जहाँ से शोर निकलता। इसे मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, मतलब दो प्रमुख क्षेत्र जहाँ से शोर निकलता, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो होता आपका औद्योगिक और दूसरा होता है गैर औद्योगिक शोर। औद्योगिक शोर और गैर औद्योगिक शोर। तो औद्योगिक शोर में क्या कहता है कि उद्योगों द्वारा उत्पादित शोर, क्या, उद्योगों द्वारा उत्पादित शोर को औद्योगिक शोर कहा जाता है। यानी उद्योगों में, कंपनीज में, फैक्ट्रीज में जो भी नॉइज होती है, जो भी आवाज़ें होती है, वही क्या कहलाती है, औद्योगिक शोर कहा जाता है। सामान्य तौर पर इसका उत्पादन उद्योगों में हर स्तर पर क्या क्या करने में, चाहे वो वेल्डिंग हो, हैमरिंग, ड्रिलिंग, ब्लोइंग, रनिंग मशीनरी, मोटर्स, शीट मेटल वर्क, खराद मशीन के काम, क्रेन के संचालन, पीसने, मोड़ने, छंटने, गढ़ने, फोर्जिंग वे द्वारा किया जाता। तो इसमें क्या, ये जो भी क्रियाकलाप है कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जो किए जाते हैं, इनके द्वारा बहुत ज़्यादा शोर होता है, जो कि ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाने का काम करता है। कंप्रेसिंग, टीकाकरण, ब्रोकिंग, मोल्डिंग, स्टीमिंग, उबालना यानी बॉइलिंग, कूलिंग, हीटिंग, वेटिंग, पेंटिंग, पंपिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग आदि, इनसे भी बहुत ज़्यादा शोर बढ़ता है। यह बड़े पैमाने पर होने वाली शोर की गंभीर समस्या पैदा करता है, जो कामकाजी लोगों के साथ साथ आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं वही इससे इफेक्टिव होते हैं, बल्कि जो लोग वहाँ पर आसपास के एरिया में रहते हैं, कंपनियों के पास में रहते हैं, वो भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आगे क्या,
गैर औद्योगिक शोर में क्या क्या होता है? सड़क यातायात का शोर होता है। नेक्स्ट आपका गैर औद्योगिक शोर, इसमें क्या होता है? जो सड़क यातायात का शोर होता है, मतलब सड़क पे जो ट्रैफिक वगैरह में शोर होता है, गाड़ियों के जो हॉर्न्स वगैरह होते हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो ध्वनि प्रदूषण है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर सड़क की स्थिति के कारण। ट्रैफिक क्लियरेंस के कारण भी होता है ये बहुत ज़्यादा, कि ट्रैफिक अगर बढ़ जाए तो वहाँ पे क्या है, एक जगह पर ही बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है, सभी वाहन अपने जो हॉर्न्स करने लगते हैं, हॉर्न्स बजाने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी शोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये नेक्स्ट है वाहनों की स्थिति। अगर मान के चलिए बहुत ज़्यादा पुराना वाहन है तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है, तो इसलिए जो वाहन है वो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, उनकी एक लिमिट होनी चाहिए। वाहन की गति, अब देखना है कि जो वाहन की स्पीड है वो कितनी है। जो बहुत ज़्यादा तेज गति से चलेंगे वो डेफिनेटली ज़्यादा आवाज़ निकालेंगे, और उनसे क्या होगा, ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन होगा। ओ कॉमन सेंस। नेक्स्ट है रेल यातायात शोर। जो भी रेल के द्वारा जो भी शोर होता है वो रेल यातायात के अंतर्गत आता है, रेल यातायात शोर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विमान का शोर। जो भी एरोप्लेन्स वगैरह, हवाई जहाज वगैरह के जो द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जो शोर होता है वो विमान शोर कहलाता है, या फिर उनकी उड़ान के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, तो ये भी विमान का शोर हो गया। नेक्स्ट है आवासीय और सामुदायिक शोर। जहाँ पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, समाज रहता है, तो वहाँ पे उनके डेली के क्रियाकलापों से ही बहुत ज़्यादा शोर उत्पन्न होता है, जो कि ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है परिवेश शोर के प्रकार। अब देखते हैं परिवेश शोर में कौन कौन से आते हैं। एक तो उपकरण का चयन और शोर की निगरानी की अवधि परिवेशी शोर के प्रकार पर आधारित होती है। ये लगातार शोर क्या होता है कि एक ही मोड में बिना किसी रुकावट के काम करने वाली मशीनरी द्वारा निरंतर शोर का उत्पादन किया जाता है, कि जो लगातार मशीन वगैरह चलती रहती हैं वो बहुत ज़्यादा शोर उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? जो निरंतर चलती रहती हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में शोर उत्पादित होता है। उदाहरण के लिए ब्लोअर, पंप और प्रोसेसिंग उपकरण, इनके द्वारा जो लगातार शोर होता रहता है, जिससे कि नॉइस पॉल्यूशन बढ़ता है। शोर के स्तर को निर्धारित करने के लिए हाथ से पकड़े गए उपकरणों के साथ सिर्फ कुछ मिनट के लिए माप करना पर्याप्त है। नेक्स्ट है आंतरायिक शोर। जब मशीनरी चक्रों में काम करती है या जब एकल वाहन या एरोप्लेन गुजरता है तो शोर का स्तर तेजी से घटता है। यह एक एकल पासिंग वाहन या विमान को एक घटना कहा जाता है, कि जब एक है जो कोई भी एरोप्लेन्स वगैरह, कोई गाड़ी वगैरह एकदम से अचानक से जाती है, तो वहाँ पे क्या अचानक से शोर की जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। घटता नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता है, शोर का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसे अचानक से होने वाला शोर कहते हैं। नेक्स्ट है आवेगी शोर। क्या है कि प्रभाव विस्फोटों का शोर। जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई विस्फोट हो गया, कहीं पे कोई बम ब्लास्ट हो गया, तो वहाँ पे क्या शोर बढ़ जाता है। पंच प्रेस या बंदूक की गोली अचानक से जब चल जाती है, या कहीं पे बम वगैरह ब्लास्ट हो जाता है, ओके, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शोर बढ़ जाता है। इसे ही आवेगी शोर कहते हैं, जो एकदम बहुत ज़्यादा बल के साथ में निकलता है कहीं पे, तो इस तरह से ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है वहाँ पे रहने वाले लोगों को, वहाँ के रहने वाले वन्य जीवों को। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो यह प्रदूषण के सबसे खतरनाक रूपों में से एक है। क्या है ये? सबसे जो खतरनाक प्रदूषण बोले जाते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक इसे ही माना जाता है, क्योंकि यह बेहद हानिकारक है, और यहाँ तक कि इससे मृत्यु भी हो जाती है, इससे किसी भी इंसान की मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार का प्रदूषण 20वीं शताब्दी में बहुत परमाणु भौतिकी और परमाणु हथियारों के उदय के साथ साथ बढ़ गया। जैसे जैसे 20वीं शताब्दी आती गई, विभिन्न देशों के मध्य शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, उनमें से परमाणु परीक्षण भी एक है। तो जो ये देश है, विभिन्न देश हैं, इन्होंने अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने के लिए परमाणु परीक्षण करने शुरू कर दिए, जिसके कारण ये हमारे एनवायरनमेंट में ये रेडियोधर्मी प्रदूषण बढ़ गया। तो इसकी कब से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है? क्वेश्चन बन सकता है इसको, 20वीं शताब्दी इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। कब से? 20वीं शताब्दी से शुरू हो माना जा सकता है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण के परिणाम स्वरूप
रेडियोधर्मी विषाक्तता के साथ वायु और भूमि का प्रदूषण होता है। क्या होता है, ये जो रेडियोधर्मी कण होते हैं, पदार्थ होते हैं, ये वायु और भूमि के साथ में क्रिया करके दोनों को प्रदूषित करते हैं, वायु को भी और भूमि को भी। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में रिसाव किस वजह से हो सकता है, या तो ऊर्जा जो संयंत्र है उनमें रिसाव या दुर्घटनाओं के साथ साथ परमाणु कचरे के अनुचित निपटान से भी हो सकता है। कोई दुर्घटना हो गई है किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में, या फिर संयंत्र जो होते हैं उनमें से रिसाव गैस वगैरह निकल रही, पाइपलाइन से गैस निकल रही है, या फिर जो भी परमाणु कचरे हैं उनको ढंग से उनका उचित निपटान नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये रेडियोधर्मी विषाक्त ये जो प्रदूषण है ये बढ़ता है। इस प्रदूषण से बहुत सारी जो खराब चीज़ें होती हैं हमारे जो ऊपर, ये बहुत गलत इफेक्ट डालता है। उनमें से क्या है, जन्म दोष, कैंसर, स्वास्थ्य बिगाड़ना और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाते। क्या है जन्म दोष से क्या मतलब है, यानी कि अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, आप एग्जाम्पल ले सकते हो जापान का, तो वहाँ पर जहाँ पे ये अमेरिका ने उनके ऊपर एटम बम से अटैक किया था, तो वहाँ पे आज भी ये कंडीशन है कि वहाँ पे जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ उनके अंदर जन्म से उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है, जिसे जन्म दोष बोला जाता। इसके अलावा कैंसर भी होता है, सबसे ज़्यादा इसमें स्किन कैंसर का खतरा रहता। इसके अलावा हेल्थ बिगड़ती रहती है हमेशा, और यहाँ तक कि जो इंसान है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अभी हम देखते हैं इसके प्रकार कौन कौन से हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रकार। सबसे पहले आता है अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं, ये कण बड़े होते हैं। क्या होते हैं, बड़े बड़े कण होते हैं और हवा में कुछ सेंटीमीटर यात्रा करते हैं, कुछ टाइम के लिए कुछ सेंटीमीटर ये यात्रा करते हैं। ये बड़ी मात्रा में स्थानीय आयनीकरण का कारण बनते हैं। क्या करते हैं, स्थानीय आयनीकरण को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्या, बीटा कण। ये क्या होते हैं, ये छोटे कण होते हैं। बीटा कण जो होते हैं ये अल्फा कण से छोटे कण होते हैं, जिनमें उच्च वेग होते हैं। क्या होता है, इनका उच्च वेग होता है। ये अंतरिक्ष में कुछ मीटर की यात्रा कर सकते हैं। ये कुछ सेंटीमीटर के लिए उत्तकों में भी प्रवेश करने में सक्षम है। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तकों में प्रवेश करने में कौन से कण सक्षम है। ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, अल्फा, बीटा तो या गामा, तो आपका सही आंसर होना चाहिए बीटा कण। चूँकि अल्फा और बीटा कण में कम पैठ की शक्ति होती है, इसलिए ये जो है जीवित उत्तकों में या फिर उनके पास अवशोषित जमा होने वाले हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। क्या करते हैं, जीव जंतुओं के उत्तकों में प्रवेश करके उन पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। उनकी जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणों में छोटी तरंगों की तरंगें शामिल होती है। मतलब छोटे साइज की इसमें तरंगें शामिल होती है। ये लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम है। क्या है, काफ़ी लंबी की दूरी जो दूरी है उसकी यात्रा ये कर लेते हैं और जीवित उत्तक में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। क्या है, जीवित उत्तक हैं उनमें आसानी से प्रवेश कर लेते हैं। इनमें गामा किरणें शामिल होती है। क्या है, इनमें गामा किरणें भी होती हैं और क्या है, ये बिना अंदर लिए भी प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ही आ गए तो ही ये हम पर गलत असर डालेंगे अपना, नहीं, बल्कि बाहर से भी हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं और उनमें जो बहुत सारी बीमारियां वो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। क्या है ये, न्यूट्रॉन। तो ये बड़े अपरिवर्तित कण होते हैं। क्या होते हैं, बड़े अपरिवर्तित कण होते हैं जो अपने आप से विकिरण का कारण नहीं बनते। क्या ये अपने आप से विकिरण नहीं करते, लेकिन ये जो है गैर रेडियोधर्मी पदार्थों से रेडियोधर्मिता का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, परमाणु हथियार होते हैं, उनसे रेडियोधर्मिता का उत्पादन करते हैं, जिसके माध्यम से वो गुजरते हैं। नेक्स्ट है एक्सरे। ये क्या है, ये गामा किरणों के समान ही विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या है, ये गामा किरणों की तरह ही विद्युत चुंबकीय तरंगे है, लेकिन रेडियोधर्मी पदार्थों के बाहरी इलेक्ट्रॉन खोल से उत्पन्न होती है, जो कि प्रकृति में छितरी हुई नहीं है, बिखरी हुई अवस्था में ये नहीं है, बल्कि एक जगह ये इकट्ठे मिलते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मांडीय किरणें। क्या है, ये बाहरी स्थानों से विकिरण होते हैं, जिनमें गामा किरणों के साथ अल्फा और बीटा कण होते हैं। क्या है, ये बाहरी ब्रह्मांड से ये उत्पन्न होते हैं। और क्या होता है इसमें,
गामा किरणों के साथ साथ अल्फा और बीटा कण भी होते हैं। इसमें तीनों मिलते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों ही होते हैं। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से जो भी विकिरण होते हैं, कौन सी किरणें होती हैं जिनमें कि तीनों ये मिलते हैं, तीनों कण मिलते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो आपका सही आंसर होगा ब्रह्मांडीय किरणें। ओके, नेक्स्ट है, तो कहाँ कहाँ किन वजह से जो ये रेडियोधर्मी प्रदूषण है कहाँ कहाँ कैसे कैसे बढ़ता है। सबसे पहला आता है इसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। बहुत सारे आज के टाइम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाए गए हैं। सिर्फ यही नहीं है कि वो परमाणु हथियारों के बारे में ही बनाया गया, बल्कि यहाँ से बिजली उत्पादन के लिए भी परमाणु का इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु हथियार परिवहन, यानी विभिन्न देश क्या कर रहे हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए परमाणु हथियारों का दिन प्रतिदिन उनमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेडियोधर्मी प्रदूषण में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है परमाणु अपशिष्ट का निपटान, कि जो भी ये परमाणु हथियारों से या फिर जो इनकी फैक्ट्री वगैरह से जो भी अपशिष्ट बचते हैं उनका ढंग से निपटान नहीं हो पाता, और वो क्या होता है, वो जल में मिला दिए जाते हैं, जिससे कि जल, एक तो जल तो प्रदूषित होता ही होता, साथ में वो वायु में भी मिल जाते हैं और वायु भी प्रदूषित करते हैं, और साथ में भूमि का भी इससे प्रदूषण बढ़ता है। नेक्स्ट है यूरेनियम खनन, कि जहाँ पे भी यूरेनियम का खनन होता है वहाँ पे भी ये जो प्रदूषण है इसके बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो ये तो हो गया हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण। नेक्स्ट है आपका समुद्री प्रदूषण। तो समुद्री प्रदूषण क्या होता है? समुद्री प्रदूषण समुद्रों और समुद्रों में प्रदूषकों के प्रदूषण या उपस्थिति को संदर्भित करता है। क्या है कि समुद्र में अगर बहुत सारे प्रदूषक हो जाए, प्रदूषक उत्पन्न हो जाए, तो उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या उपस्थिति है, इस चीज़ को ही संदर्भित करता है। यानी कि समुद्र में प्रदूषण के बढ़ने का कारण होता है जो समुद्र में प्रदूषक है उनकी जो मात्रा वो बढ़ जाती है, इसी कारण से समुद्रों में प्रदूषण होता है। वर्तमान समय में महासागर प्रदूषण का एक समस्या बन गई, यानी कि जो महासागर में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बन गई है। आज के टाइम में महासागरों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल गया है। समुद्री वातावरण में 80% प्रदूषण भूमि से आता है, यानी जो समुद्र का वातावरण है उसमें जो प्रदूषण फैलता है उसका लगभग 80% तो सिर्फ भूमि से ही जाता है, यानी जो हमारी ये धरती है यहीं से समुद्र में जाता है प्रदूषण। 20% उसका खुद का होता है। सबसे बड़े स्रोतों में एक को नॉन पॉइंट स्रोत प्रदूषण कहा जाता है। क्या है? जो सबसे बड़े स्रोत है उनमें से एक को नॉन पॉइंट स्रोत प्रदूषण कहा जाता है, जो अपवाह के परिणाम स्वरूप होता है। किसके? अपवाह के बाद में होता है। गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण में कई छोटे स्रोत शामिल है, जैसे कि एक तो हो गया नॉन पॉइंट और एक हो गया पॉइंट। तो उसमें जैसे नॉन पॉइंट है उनमें क्या क्या शामिल है? छोटे स्रोत शामिल, जैसे कि सेप्टिक टैंक हो गया, कार, ट्रक, बोर्ड, और साथ ही बड़े स्रोत जैसे कि खेत, वन क्षेत्र। ओके, तो ये हो गए नॉन पॉइंट स्रोत। नेक्स्ट है लाखों या मोटर वाहन जो है वो इंजन, सड़क और पार्किंग स्थल पर प्रत्येक दिन छोटी मात्रा में तेल गिराते रहते हैं। क्या करते हैं कि कहीं पे पार्किंग वगैरह में इन्हें खड़ा कर दिया जाता है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा जो तेल है वो रिसता रहता है। क्या है? रिसता रहता है, जिसके द्वारा वो क्या है, अंदर ज़मीन में चला जाता है। इसमें से अधिकांश समुद्र के लिए अपना रास्ता बना लेता है। क्या है? वो समुद्र में चला जाता है, जिससे कि समुद्र में प्रदूषण होता है। तो समुद्री प्रदूषण को समुद्र को दूषित करने वाली किसी भी चीज़ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, कि वो कोई भी चीज़, कोई भी प्रदूषक जो कि समुद्र को प्रदूषित कर रहा है, क्या हो जाएगा? समुद्री प्रदूषण। क्या है? समुद्री प्रदूषक है, समुद्री प्रदूषण होता है। तो आम समुद्री प्रदूषकों में रसायन, एक्सफोलिएट्स में छोटे प्लास्टिक के मोती और विषैले जैव पदार्थ जैसे सीवेज आदि शामिल है। क्या क्या होता है इसमें आम समुद्री प्रदूषकों में? तो इसमें होते हैं रसायन, कुछ भी केमिकल हो गया, एक्सफोलिएट्स हो गए, और छोटे प्लास्टिक के मोती और विषैले जैव पदार्थ जैसे कि सीवेज वगैरह। तो ये क्या करते हैं? ये समुद्री प्रदूषण को बढ़ाते हैं। लेकिन शोर, समुद्र के चारों ओर अत्यधिक यातायात के कारण इसे प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी जो समुद्र के चारों ओर बहुत ज़्यादा यातायात बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी समुद्र में प्रदूषण उत्पन्न हो गया।
अगर यह समुद्री जीवन को बाधित कर, क्या करता है ये जो समुद्री जीवन है, समुद्र के अंदर जो भी जीव जंतु रहते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा बाधित करता है, जिससे उनकी जो स्थिति है वो घटने लगी है। अब इसके स्रोत कौन कौन से, यानी समुद्री प्रदूषण के कारण या स्रोत क्या क्या है, आइए जानते हैं। पानी में विषाक्त रसायन उद्योग से रासायनिक अपवाह वास्तव में समुद्री जीवन को खतरे में डाल सकता है। कि जो भी पानी से जो भी बहकर रासायनिक अपवाह जाते हैं समुद्र में मिल जाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, जो समुद्री जीवन है उसको खतरे में डालते हैं। समुद्र में पंप किए गए औद्योगिक अपशिष्ट, यानी जो समुद्र में फेंके गए औद्योगिक अपशिष्ट हैं या फिर घरेलू क्लीनर हैं, उन्होंने सिंक के नीचे, जब सिंक से उन्हें गिरा दिया जाता है तो वो कहाँ पे जाके मिलते हैं, समुद्र में। और यहाँ तक कि वातावरण में रसायन, उदाहरण के लिए कारखानों की चिमनी के माध्यम से औद्योगिक कचरे के निर्वहन के कारण जो समुद्र में चले जाते हैं, हमारे समुद्र को काफ़ी जो वो प्रदूषित कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि कहाँ कहाँ से जो समुद्र का प्रदूषण वो बढ़ता है, कि कोई भी फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, हमारा जो घर का सीवेज वगैरह है, तो वो भी कहाँ पे मिलते हैं, ये सभी जाकर समुद्र में मिल जाते हैं और समुद्र के जो जीव जंतु उनके जीवन को खतरे में डालते हैं, जिससे कि हमारा समुद्र प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट है आपका तेल रिसाव। यह आमतौर पर औद्योगिक डंपिंग का एक आकस्मिक रूप है। क्या है, अचानक से क्या हो जाता है कि तेल वगैरह जो समुद्र में रिस जाता है। मान के चलिए कहीं से आप कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है ऑयल का, और वो जो बीच में उनका जिस माध्यम से भी तेल आ रहा है वो वहाँ पे रिस जाए, यानी वो थोड़ा बहुत फट जाए, टूट जाए, तो उसमें से क्या तेल रिसने लगता है, जिसके कारण तेल टैंकरों में रिसाव से बड़ी मात्रा में तेल समुद्र में चला जाता है। और क्या है, आकस्मिक तेल फैलने से समुद्री जीवन तबाह हो सकता है। कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि समुद्र बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है, और वहाँ पे जीव जंतु रहने वाले जीव जंतु बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है छोटे कण। इसमें क्या होता है, छोटे कण में जो एक्सफोलिएटिंग क्रीम है और अन्य छोटे कणों में छोटे प्लास्टिक के मोती जो हम समुद्र को प्रदूषित करने वाली हवा के बिना नाली में डालते हैं। क्या करते हैं, जो भी हम कूड़ा करकट है वो वगैरह सब हम नालियों में डाल देते हैं, जो कि समुद्र में जाके गिरती हैं और हमारे समुद्र को प्रदूषित करती है। नेक्स्ट है प्लास्टिक कूड़े और मानव अपशिष्ट। जो भी प्लास्टिक वगैरह, बोटल्स वगैरह हो गई, रैपर हो गए, तो ये क्या है, घर का कूड़ा करकट, मानव अपशिष्ट यानी मानव का मलमूत्र, ये सभी क्या समुद्र में जाकर मिलते हैं और समुद्र को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट, उन पर जो अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ हो गई, एल्यूमिनियम के डिब्बे, कचरा और अन्य मानव अपशिष्ट दुनिया के महासागरों के एक प्रमुख प्रदूषक का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से आपको कुछ दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें कौन कौन से प्रमुख प्रदूषक हैं। तो इसमें क्या है, ये सभी प्रदूषक है, किसके, समुद्र के प्रदूषक हैं। इस समस्या के विशाल पैमाने को प्रदर्शित करते हुए हाल ही में टेक्सास के आकार का एक विशाल द्वीप हाल ही में प्रशांत महासागर में पाया गया। तो ये कहाँ पे पाया गया था, एक इस तरह का जो टेक्सास के आकार का, ये प्रशांत महासागर में पाया गया था। नेक्स्ट है सीवेज। सीवेज क्या होते हैं, जहरीले रसायनों के साथ इसका इलाज किया जाता है या नहीं। सीवेज समुद्रों के साफ पानी को प्रदूषित करता है। क्या करता है ये सीवेज, जो समुद्र का साफ पानी होता है उसको गंदा कर देता है और उसे प्रदूषित करता है। यह एक अन्य प्रकार का औद्योगिक डंपिंग है। तो सिर्फ यही नहीं है कि ऑयल, ये जो ऑयल होता है वो अगर उसमें रिसने लगे तो उसी के द्वारा जो है ये समुद्र दूषित होता है, बल्कि सीवेज के द्वारा भी जो समुद्र है उसका साफ पानी गंदा हो जाता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। और ये क्या है, औद्योगिक डंपिंग है। कभी सीवेज को सीधे समुद्र में नहीं बल्कि नदियों में पंप किया जाता है। ओके, पहले जो मतलब उद्योगों से पानी निकल रहा है वो डायरेक्ट क्या है, समुद्र में नहीं जाकर बल्कि नदियों में छोड़ दिया जाता है। और नदियाँ कहाँ पर जाकर मिलती है, वो समुद्र में जाकर मिलती हैं, और फिर नदियों का जो पानी है इसे समुद्र में ले जाता है। शिपिंग उद्योग, जैसे कि गैस जो कि समुद्र में घुल जाती है। कंटेनर जहाज़ों से रसायन और मल प्रमुख प्रदूषक है। तो इसमें क्या, कुछ गैसें होती है जो कि समुद्र को प्रदूषित करती हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट आता है प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट पॉल्यूशन। तो क्या होता है लाइट पॉल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण रात के समय दिखने वाली चमक धमक को कहते हैं, यानी कि जो हमें रात में ओवर लाइटिंग दिखती है,
निश्चित क्षेत्र की ओवर लाइटिंग है जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव माना जाता है। यानी रात में जो एक्स्ट्रा में हम लोग ये लाइट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, प्रकाश प्रदूषण बढ़ता है। इससे क्या होता है, प्रकाश प्रदूषण हमारे घरों में दरवाजे और खिड़कियों के जरिए बाहर आता है। और कहाँ से आता है, जैसे बाहर खंबे वगैरह लगे होते हैं, इनसे लैंप्स वगैरह होते हैं, इनसे आता है। तो हालांकि मौजूदा समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं ताकि लोगों को रात में चलने में, आने जाने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बट इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि इससे जो है ये लाइट पॉल्यूशन बढ़ रहा है। यह विशेष रूप से प्रदूषण माना जाता है जब यह खगोलीय अवलोकन में हस्तक्षेप करता है। यानी कि जब हम आसमान को, खगोल को देख नहीं पाते तो इसे ही हम ये प्रकाश प्रदूषण बोलते हैं। यह निर्धारित करने का सबसे आम तरीका है कि कोई क्षेत्र प्रदूषित है या नहीं। सितारों को देखना है, यदि आप उन्हें देख सकते हैं कि आपका क्षेत्र इतना प्रदूषित नहीं है, यानी कि अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि जो आपका एरिया, आपका क्षेत्र है, कहीं वो इस लाइट पॉल्यूशन का शिकार तो नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आसमान को। अगर आप अच्छे से सितारा को देख पा रहे हो तो इसका मतलब जो आपका क्षेत्र है वो पॉल्यूटेड नहीं है, प्रदूषित नहीं है। अदरवाइज अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो इसका मतलब आपके यहाँ पर भी लाइट पॉल्यूशन है। प्रदूषण में बड़े शहर वाले, बड़े रोशनी वाले शहर होते हैं। क्या क्या इसमें जिन शहरों में बहुत ज़्यादा रोशनी का, लाइट्स का यूज़ किया जाता है वो होते हैं। इसके अलावा होर्डिंग और अन्य विज्ञापन और रात के मनोरंजन आदि शामिल है। आतिशबाजी भी इसी के अंतर्गत आती है। कृत्रिम प्रकाश का अनुचित या अत्यधिक उपयोग, इसके कारण भी बहुत ज़्यादा प्रकाश प्रदूषण बढ़ रहा है। यानी जो आजकल आर्टिफिशियल लाइट्स चल रही है तो उसका एक तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसका अनुचित भी यूज़ किया जा रहा है, जिसे प्रकाश प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। मनुष्य, वन्यजीव और हमारी जलवायु के लिए इसके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। प्रकाश प्रदूषण के घटकों में शामिल है, कौन कौन से घटक है जो इसके अंतर्गत आते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले चमक, क्या है, अत्यधिक चमक जो कि दृश्य असुविधा का कारण बनती है। तो ये क्या है, चमक, मतलब हमें जो हमारी आंखों को ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते, नुकसान पहुंचाते, जिससे कि हम बाकी चीज़ों को नहीं देख पाते। एकदम से आपने देखा होगा कभी सूर्य की तरफ देखिए और बाकी चीज़ों को देखिए, क्या आपको दिख जाएंगी, नहीं ना। तो यही क्या हो गया, लाइट पॉल्यूशन। स्काई ग्लो, बसे हुए क्षेत्रों पर रात के आकाश का चमकना, यानी कि जो आकाश है वो अलग तरीके से चमकता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बसे हुए हैं। प्रकाश अतिचार, प्रकाश गिरना जहाँ यह इरादा है, जरूरत नहीं, मतलब वहाँ पे जहाँ पे लाइट्स वगैरह की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज़ किया जाना, इससे भी जो लाइट पॉल्यूशन है बढ़ रहा है। नेक्स्ट है अव्यवस्था, प्रकाश स्रोतों के उज्जवल, भ्रामक और अत्यधिक समूह, यानी कि जो आज के टाइम में लाइट्स के बहुत सारे सोर्स हो गए हैं, बहुत सारे स्रोत हो गए, जिसकी वजह से जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ की जा रही है। तो इसकी वजह से भी ये प्रदूषण बढ़ रहा है, लाइट पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अभी देखते हैं हम प्रकाश प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं। सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञापन बोर्ड और वाणिज्यिक केंद्र। तो शहरों में राजमार्गों पर कई बड़े इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड शक्तिशाली रोशनी द्वारा जलाए जाते हैं जो नीचे से बोर्डों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा अगर आप किसी बड़े शहर में जा रहे हैं या कहीं पे भी रास्ते में आपको होर्डिंग्स लगाए, जो वो लगे दिखाई देते हैं, जो कि क्या है, रात में लाइट का, उन्हें दिखाने के लिए लाइट का यूज़ किया जाता है, जो कि हमारी देखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं और हमारा ऑटोमेटिकली ध्यान वहीं पर चला जाता है। नेक्स्ट है रात के खेल के मैदान, जैसा ये प्ले ग्राउंड वगैरह होता है, इनमें भी लाइट का यूज़ किया जाता है, जो कि इसको लाइट पॉल्यूशन को बढ़ाता है। स्ट्रीट लाइट्स और कार रोशनी, स्ट्रीट जो सड़कों पर लाइट्स लगी रहती है और कार का जो कार के और बाकी वाहनों की भी जो लाइट्स होती है वो भी इसको बढ़ाती है। नेक्स्ट है सिटी पार्क, हवाई अड्डे, सार्वजनिक स्थान, इसके अलावा यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लाइटिंग का यूज़ किया जाता है। आवासीय क्षेत्र, जिससे कि ये प्रकाश प्रदूषण ये बढ़ता है। तो इसको घटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अनावश्यक रूप से लाइटों का यूज़ ना किया जाए, अनावश्यक रूप से प्रकाश का यूज़ ना किया जाए, जब जरूरत हो तभी किया जाए इसका, बाकी टाइम जो हमें लाइट्स वगैरह बंद करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा थर्मल प्रदूषण। क्या होता है थर्मल प्रदूषण? थर्मल प्रदूषण वह है जिससे व्यापक रूप से पानी के प्राकृतिक तापमान में बदलाव होता है।
इसके अलावा भी उद्योगों में किसी न किसी प्रकार के हाइड्रोकार्बन ईंधन का दहन होता है। इस दहन से सिर्फ विषैली गैसें ही नहीं बनती, बल्कि ताप ऊर्जा के उत्सर्जन से तापमान में भी वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, जो पानी है उसका टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, गैसें बढ़ जाती हैं। तो समय के साथ किसी विशेष क्षेत्र में तापमान बढ़ने पर थर्मल प्रदूषण होता है। यानी क्या, अगर कहीं किसी क्षेत्र में तापमान बढ़ रहा तो इसका मतलब वहाँ पे थर्मल प्रदूषण हो रहा है। यह गर्मी अक्सर वायु प्रदूषण और उस क्षेत्र में कार्बन गैसों की रिहाई के कारण होती है। कि जैसे उद्योगों में कोई मशीन्स वगैरह ये यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये ऊर्जा छोड़ती हैं, बहुत ज़्यादा हीट छोड़ती हैं, जिसकी वजह से उनसे गैसें निकलती हैं, गैसों की रिहाई होती है, और जो कि पृथ्वी को बहुत ज़्यादा गर्मी उसमें कर देती है, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी को गर्म करने में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। पृथ्वी में एक प्राकृतिक थर्मल चक्र है, लेकिन अत्यधिक तापन के परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, जो ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, इसका अपना खुद का प्राकृतिक थर्मल चक्र है कि इसका अपना एक मौसम होता है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है। तो इस तरह से ये चक्र जो साइकिल है वो चलती रहती है। लेकिन क्या होता है, आजकल जितना ये उद्योगों का जितना चलन चल गया है, जितने उद्योग हो गए हैं कंपनीज वगैरह में, तो इससे क्या हीट, उसकी पृथ्वी की हीट वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। बढ़ते तापमान की कटाई, बिजली संयंत्रों, उच्च कार्बन फुटप्रिंट आदि का परिणाम हो सकते हैं। किस वजह से, जो बढ़ते तापमान वनों की कटाई की वजह से भी हो रहे हैं, जो बिजली संयंत्र हैं उनकी वजह से भी, और उच्च कार्बन फुटप्रिंट आदि का परिणाम हो सकते हैं। जबकि तापमान में मामूली परिवर्तन प्रकृति में सामान्य है। अगर थोड़ा बहुत कोई भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ये हमारा तापमान है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट अगर कोई हमारा जो तापमान है, टेम्परेचर, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वन्य जीवों की जो हानि हो रही है, और ये हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाने वाला है। साथ ही साथ इससे क्या होगा, जो पानी है वो भी सूखने लगेगा, वो भी भाप बन के उड़ जाएगा, और क्या है, पानी की कमी भी हो सकती है। तो कितना मतलब बहुत ज़्यादा ये हमें फ्यूचर में इफ़ेक्ट करने वाला है। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। अब देखते हैं हम थर्मल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से। थर्मल प्रदूषण के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत इस प्रकार से हैं। एक तो हो गए नाभिकीय रिएक्टर्स। ये जो नाभिकीय रिएक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे कि जो हमारा तापमान है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट, जो उद्योग वगैरह होते, कंपनी हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, इनमें भी बहुत ज़्यादा हीट इनके द्वारा छोड़ी जाती है, जो कि हमारे पर्यावरण को गर्म करती है, तापमान बढ़ता है इससे। इसके अलावा जल विद्युत शक्ति संयंत्र, एनटीपीसी वगैरह होती है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाता है, जो कि हमारे पृथ्वी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। नेक्स्ट, ताप विद्युत संयंत्र, तो यहाँ से भी ये जो तापमान बढ़ाने का बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। इसके अलावा घरेलू सीवेज के द्वारा भी ताप में वृद्धि होती है। तो ये सभी इसके स्रोत हो गए। नेक्स्ट है थर्मल प्रदूषण के प्रभाव। क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं थर्मल प्रदूषण के? यह पानी की घुलित ऑक्सीजन सामग्री को कम करता है। क्या है, हमारे जो पानी उसमें एक निश्चित सीमा में, एक निश्चित आकार में, निश्चित सीमा में ऑक्सीजन होती है। इससे क्या होता है, थर्मल पॉल्यूशन से जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है, और जब हम उस पानी को पिएंगे तो वो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से जो थर्मल प्रदूषण है इसके द्वारा हमारी जो पानी है उसकी ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसके अलावा यह पानी के चारित्रिक गुणों को बदल देता है, यानी कि जो पानी की नेचुरल क्वालिटी होती है, जो उसका सही रूप होता है, उसको चेंज कर देता है और उसे खराब कर देता है। यह प्रजनन चक्र, पाचन दर, श्वसन दर और जीवित जीवों की कई एंजाइमिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। यानी कि जो जीवन है उसकी बहुत सारी गतिविधियों को इफेक्ट करता है, चाहे उनमें प्रजनन चक्र हो, या फिर उनकी पाचन शक्ति हो, डाइजेशन सिस्टम हो, यानी या फिर सांस लेने की जो प्रॉब्लम्स हो जाती है वो भी इसी की वजह से हो जाती है। ओके,
तो नेक्स्ट है, यदि कुछ बैक्टीरिया और रोग जनकों के विकास के पक्षधर, इसके अलावा बहुत सारे रोग और बैक्टीरिया इसी की वजह से उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा? थर्मल प्रदूषण के द्वारा। अब हम देखते हैं कि इस पर नियंत्रण कैसे कैसे रखा जाए, देखते हैं, आइए। ठंडा करने वाले तालाब यानी कूलिंग करने वाले तालाब होने चाहिए। कूलिंग तालाब या जलाशय थर्मल डिस्चार्ज को नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका है। ये कूलिंग तालाब होते हैं या फिर जलाशय थर्मल डिस्चार्ज को नियंत्रित यानी इसे कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सरल होते हैं। ठंडा करने वाले तालाबों में पानी की सतह पर गर्म अपशिष्ट वायुमंडल में गर्मी के अपव्यय को अधिकतम करते हैं और जल क्षेत्र और मात्रा को कम करते हैं। इससे क्या होता है, जब पानी को ठंडा कर दिया जाएगा तो उस मतलब एक तो वो भाप नहीं बनकर जा पाएगा, और जो उसके जो मतलब उसमें बेकार की चीज़ें आकर मिल गई है, हमारे लिए यूजलेस चीज़ें आकर मिल गई है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो उनको भी ये निकालता है। यह सबसे सरल और सस्ता तरीका है जो पानी को काफ़ी कम तापमान तक ठंडा करता है। हालांकि हवा पानी के संपर्क के संदर्भ में अकेले तकनीक कम वांछनीय और अक्षम है। नेक्स्ट है जल शीतलक मीनार। इसमें क्या होता है, ये जल शीतलक मीनार होते हैं, इसमें शीतलन प्रयोजन के लिए पानी के स्रोतों से पानी का उपयोग करना। कंडेंसर से गुजरने के बाद पानी के शरीर में वापस आने के बाद शीतलन प्रक्रिया के रूप में कहा जाता है, यानी कि पानी को ठंडा करना। हम ये सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, इसका मतलब होता है पानी को सिर्फ ठंडा करना। शीतलन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पानी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए कूलिंग टावरों का डिजाइन किया जाता है, यानी कूलिंग टावरों द्वारा पानी को ठंडा किया जाता है। वास्तव में कूलिंग टावरों का उपयोग बरामद अपशिष्ट गर्मी को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये जो थर्मल प्रदूषण के कारण बहुत ज़्यादा पानी की गर्मी बढ़ गई है, इससे इसको कम किया जाता है ताकि थर्मल प्रदूषण की समस्याओं को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट है कृत्रिम झील। आर्टिफिशियल झील क्या होती है, देखते हैं। कृत्रिम झीलें मानव निर्मित जल है जो शीतलन के माध्यम से एक बार संभव विकल्प प्रदान करती है। इसके द्वारा भी जो थर्मल प्रदूषण है इसको कम किया जा सकता है। कैसे? इसमें कृत्रिम झील बनाकर पानी को ठंडा किया जा सकता है। गर्म अपशिष्टों को एक छोर पर झील में उतारा जा सकता है, जो मतलब पानी है गर्म, उसको एक साइड से झील में उतारा जा सकता है और दूसरे उद्देश्य से ठंडे करने के उद्देश्य से के लिए पानी को निकाला जा सकता है, यानी कि उसमें ही पानी को ठंडा कर दिया जाता है अंततः वाष्पीकरण के माध्यम से। तो नेक्स्ट आता है आपका दृश्य प्रदूषण यानी विजुअल पॉल्यूशन। यह एक प्रकार की परेशानी है जो कि प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है। इससे मनुष्य की जो देखने वाली क्षमता उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि पेड़ पौधों को काटकर वहाँ पर बिजली आदि के खंभे लगवा देना। इसके अलावा टावर हो गए, आपका कोई सड़कों पर ये जो कूड़ा करकट बिखरा होगा, ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। हालांकि प्रदूषण के रूप में इससे जान को खतरा नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, खराब नहीं है, लेकिन इससे आँखों की जो रोशनी वो चली जा सकती है, आँखों की रोशनी इससे जा सकती है। प्रदूषण का यह रूप तब है जब होर्डिंग, बिजली लाइनों, निर्माण क्षेत्र और यहाँ तक कि उच्च उगने वाले विचारों के कारण अवरोध। इससे क्या होता है कि जब चारों तरफ हरियाली को काटकर वहाँ पे बनावटी चीज़ें, बिल्डिंग्स वगैरह, बिजली के होर्डिंग, ये लाइन्स वगैरह ये लगा दी जाती है, तो इससे जो हमारी देखने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और हमारी आँखों पर इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि इससे क्या है, इससे जो हमारा हेल्थ है उस पर एकदम तत्काल प्रभाव नहीं पड़ते, बट क्या लेकिन धीरे धीरे इसमें जो प्रभाव इसके पड़ते रहते हैं। इसके प्रभाव जो वो थोड़े धीमे होते हैं दूसरे पॉल्यूशन की अपेक्षा। बड़ी संख्या में कारकों के कारण दृश्य प्रदूषण हो सकता है, जिसमें कि जैसे भवन बन गया, व्यावसायिक संकेत हो गए, सड़क के संकेत, टेलीफोन और उपयोगिता के खंभे और कूड़े करकट आदि शामिल होते हैं। कि जो जैसे हरियाली को काटकर जो हमारी आँखों को शीतलता देती हैं, हमारी आँखों को मतलब उनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उसकी जगह अगर हम चारों तरफ खंबे, कूड़े करकट, सड़क वगैरह दिखेंगे तो उससे हमारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी आँखों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हो गया विजुअल पॉल्यूशन। अब इसके कौन कौन से प्राथमिक स्रोत है वो देखते हैं।
सबसे पहले इसका जो इसके प्राथमिक स्रोत हैं वो हैं धूल और वायु प्रदूषण के कारण धुंध, यानी कि जैसे फॉग वगैरह हो जाता है, फॉग वगैरह छा जाता है, तो इसकी वजह से भी ये हो जाता है। हमें जो हमारी देखने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। कचरा ढेर और लैंडफिल, यानी कई बार क्या होता है बड़ी बड़ी सिटियों में बहुत बड़े ऊंचे कचरे के ढेर लग जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं और हमें उनसे नेगेटिव फीलिंग आती है। इसके अलावा दूरसंचार और बिजली के तार और पोल, जैसे दूरसंचार यानी जो ये नेटवर्क्स वगैरह के लिए टावर होते हैं, बिजली के तार होते हैं, तो इनकी वजह से भी हमारी आंखों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, हमारी देखने की शक्ति वो खराब हो जाती है। साइन बोर्ड्स हो गए और बंजर भूमि और वनों की कटाई, जब हमें चारों तरफ वन हरियाली नहीं दिखेगी, चारों तरफ बंजर ही बंजर नजर आएगा, तो इससे भी हमारी आंखों को शीतलता नहीं मिलेगी, हमारी देखने की क्षमता खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है शहरी जंगल घर का निर्माण खराब डिजाइन के साथ किया गया, यानी कि जो शहरों का जंगलों को काटकर शहरों का निर्माण कर दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खराब होता है, इसकी वजह से भी दृश्य प्रदूषण बढ़ता है। इसके अलावा कारखानों की चिमनियाँ उगलते हुए धुआं, मतलब जो कारखानों की चिमनियाँ वो धुआं उगलती रहती है जो कि हमारी आंखों को, हमारी देखने की क्षमता को इम्पैक्ट करती है और डायरेक्ट या हमारे माइंड पर जो इफेक्ट डालती है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है, नेगेटिव एनर्जी को हमारे अंदर पहुंचाती है। तो ये तो हो गया आपका पॉल्यूशन वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।